एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त ही कपिल मिडोतिया और आज हम सीखेंगे इंडिया 610। अब हमने देखा था कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले इंडियास 103 लगता है और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में इंडियास 110 लगता है ना। तो इस इंडियास के अंदर कुछ डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है हमें बेसिकली। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है पेरेंट की। पेरेंट कौन होता है? जो कंट्रोल करता है, ठीक है। और सब्सिडरी कौन होती है? जो कंट्रोल होती है। अभी कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में 50% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखती है या उस एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि उंगलियों पर नचा सकती है। या फिर 3 एलिमेंट है आपके पास में, और इन 3 एलिमेंट को कैसे याद करेंगे? हम इसको याद करेंगे एक कोड से, जो है पार। P स्टैंड फॉर पावर है, A स्टैंड फॉर एबिलिटी टू एक्सरसाइज पावर है, और R स्टैंड फॉर राइट टू शेयर वेरिएबल रिटर्न है। यानी कि जब आपके पास 50% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, आप सामने वाले की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास पावर है, आपके पास एबिलिटी टू एक्सरसाइज पावर है, राइट टू शेयर द वेरिएबल रिटर्न है। तो समझ लीजिए आपके पास कंट्रोल है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम जब कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है, सामने वाली एंटिटी का या उसकी बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करेंगे अपने साथ में, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप तो उसी चीज़ के बारे में बात करता है जो आप सीख के आए हैं इंडियास 103 के अंदर। अब 103 में आपने क्या सीखा था कि आप डेट ऑफ एक्विजिशन पे इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं, जिसकी एंट्री पास करते हैं। तो क्या एंट्री पास करते हैं आप बोलते हैं नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, टू NCI, है ना। ऊपर बैलेंस बचता है तो गुडविल और नीचे बैलेंस बचता है तो कैपिटल रिजर्व। आपने ये सीखा था, है ना। और आपको पता है कि इस एंट्री को करने के 2 मेथड थे। कौन से मेथड थे? या तो आप फेयर वैल्यू मेथड लगाइए या फिर प्रपोर्शनेट वाला मेथड लगाइए, है ना। यही था। अब आपको जाना है स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में इंडियास 110 शुरू हो जाता है। स्टेप 2 ये बोलता है कि एक बार बिजनेस एक्विजिशन या कॉम्बिनेशन होने के बाद में, जब उसके बाद में कोई भी आपको प्रॉफिट होता है, एक्वायरी को कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस के अंदर 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा जो होल्डिंग कंपनी का होगा, यानी कि मेरा होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा NCI का। अब थर्ड स्टेप ये बोलता है कि जो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर आया ना स्टेप 2 के अंदर, इसका क्या करेंगे आप? इसको आप ऐड कर देंगे होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में, बेसिकली जिसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है। सर एक हिस्सा NCI का भी तो आया था सेकंड स्टेप में, उसका क्या करेंगे? NCI वाले हिस्से को हम जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पे जो NCI का अमाउंट आया था उसमें ऐड कर देंगे सर। ठीक है सर, समझ में आ गया आपको। यानी कि 3 आपको स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पर इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है, जिससे आपके पास में NCI आ जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। सेकंड के अंदर आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस के 2 हिस्से कर देंगे। अब होल्डिंग वाला हिस्सा होल्डिंग वाले के प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे। NCI वाला हिस्सा जो पहली एंट्री थी फर्स्ट स्टेप के अंदर, उस NCI में ऐड कर देंगे। सर इस इंडेक्स के अंदर कुछ और भी एडिशनल कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है। तो ये एडिशनल कॉन्सेप्ट हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे इसको। अब पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है नेगेटिव NCI। ये नेगेटिव NCI कुछ नहीं है, जो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो आपने एंट्री करी थी इनिशियल रिकॉग्निशन की, सेम वही एंट्री करनी है। बस होता क्या है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में जब कोई प्रॉफिट हो या कोई लॉस हो, तो हमने 2 हिस्से करे थे ना, याद है, एक होल्डिंग का और एक NCI का। तो जो NCI वाला हिस्सा है ना, अगर प्रॉफिट का हिस्सा है तो ऐड, और लॉस का है तो माइनस कर देंगे। अगर ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट के बाद में NCI की वैल्यू नेगेटिव आती है तो समझ जाइए क्या है, NCI नेगेटिव है, एट द एंड ऑफ द ईयर पॉजिटिव है तो NCI पॉजिटिव है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, कभी कभार क्या होगा ना एग्ज़ाम में आपको NCI की वैल्यू नहीं दी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? तो NCI को ना हम एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। या मान लीजिए आपको पता है NCI एसेट से निकलता है ना, और आपको अगर एसेट ही ना दी हुई हो तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको एसेट ही नहीं दी तो आप एक काम करना,
आप ये मान के चलना कि एसेट और लायबिलिटी साइड तो दोनों बराबर होती है। सर ये कोई नई बात बताई आपने? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड की टोटल के इक्वल होता है। तो ये मान लेते हैं ना कि एसेट साइड सिर्फ एक ही एसेट है, ठीक है, और लायबिलिटी साइड में हमारे पास में उसमें शेयर होल्डर फंड भी होगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी होंगे। तो यानी कि जब भी एसेट ना दी हुई हो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, शेयर होल्डर फंड लेना है और उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर देना। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका टोटल एसेट के टोटल के इक्वल आ जाएगा, और उस एसेट पर आप क्या करना, उस एसेट से आप एनसीआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है ना वो है डिविडेंड से रिलेटेड। अब कभी कभार क्या होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है ना वो डिविडेंड भी पे करती है। अब वो जब डिविडेंड पे करेगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर हम सीएफएस प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिविडेंड के भी दो हिस्से कर देना। क्या काम है ना, डिविडेंड की भी दो हिस्से कर देना, एक होल्डिंग और एक एनसीआई, और दोनों को डिडक्ट करना है आपको उसके रिस्पेक्टिव शेयर्स में से। यानी कि अगर डिविडेंड 10,000 रुपये का है और 60% शेयर होल्डिंग है होल्डिंग कंपनी की, तो 6,000 रुपये हो गया, और 4,000 रुपये एनसीआई का हो गया। तो ये 6,000 रुपये आप होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड P&L में से माइनस कर देना, और जो 4,000 रुपये एनसीआई के हैं वो एनसीआई के बैलेंस में से माइनस कर देना। ठीक है सर, क्या जनरल एंट्री होगी इसमें? एसएफएस के केस में क्या एंट्री होगी? तो एसएफएस की देखो डिविडेंड है ना, तो क्या एंट्री करोगे आप डिविडेंड के केस में? आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया जी, डिविडेंड मिला मेरे को, ठीक है, और डिविडेंड इनकम है तो टू डिविडेंड इनकम, फिर बाद में जो डिविडेंड इनकम है इसको P&L में डाल देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट एंड अप स्ट्रीम ट्रीटमेंट। अब डाउन स्ट्रीम ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? देखो डाउन स्ट्रीम की जब भी बात करेगा तो डाउन स्ट्रीम यानी कि ऊपर से नीचे तक, समझ रहे हो बात? कहने का मतलब अगर कोई बड़े लेवल की कंपनी छोटे लेवल की कंपनी को, मीन्स होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है, ठीक है, पहले करा था और अचानक से कंट्रोल आ जाता है। अब कंट्रोल होने के बाद में क्या होगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, आप है सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी यानी कि मैंने आपको प्रोडक्ट्स बेचे थे, तो मेरे पास में प्रॉफिट आया होगा, आपसे कमाया होगा मैंने, है ना, तो आपने मुझे पेमेंट की होगी उस चीज़ की। जब पेमेंट आपने मुझे की होगी तो उस पेमेंट में प्रॉफिट का हिस्सा भी तो मेरे पास आया होगा ना। तो आप सोचो कि जब मैं कंसोलिडेशन करूँगा तो मुझे वह प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, ये तो हमें काफ़ी पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। तो उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तो जब आप एंट्री करेंगे ना, यानी कि मैं एंट्री करूँगा जब, तो मैं एंट्री पास करूँगा कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट या फिर इन्वेंट्री अकाउंट। क्यों? क्योंकि एसेट और इन्वेंट्री तो चली गई थी ना, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना है, तो कर दिया वो डेबिट करके आपने। अब केस लेते हैं दूसरा, यानी कि डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या है, छोटे लेवल की कंपनी बड़े लेवल की कंपनी को सेल्स करती, यानी कि सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, है ना, और प्रोवाइड की होगी यानी कि मुझे प्रोवाइड करी आपने, तो आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब आपका प्रॉफिट तो दिख रहा होगा ना बैलेंस शीट में, और जब सीएफएस बनाऊंगा मैं तो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी भी इस केस में मुझे जेन्युइन प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं कंसोलिडेटेड P&L को डेबिट कर दूँगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई। बदले में टू एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपके प्रॉफिट में तो दो हिस्से होने चाहिए थे। शुरू से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ इंड AS 110 में कि आपके हर प्रॉफिट और लॉस के दो हिस्से होंगे। तो जब होल्डिंग का हिस्सा होगा तो वो होगा किस में, P&L में, और जो बैलेंस बच जाएगा वो जाएगा एनसीआई में। तो जब आपने इस बार, यानी कि मैंने जब इस बार कंसोलिडेटेड P&L को डेबिट किया, ठीक है, किस कौन से केस में, अपस्ट्रीम के केस में डेबिट किया, तो एनसीआई को भी तो डेबिट करो, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 100% होगा ना वो, टू एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। सर अच्छा, अब हमें समझ में आ गया
यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को गुड्स और सर्विसेज देती है, तो प्रॉफिट एलिमिनेट कर देगी, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका ही है, यानी कि होल्डिंग कंपनी का ही है। तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में तो एनसीआई निकल नहीं सकता, तो हमने सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएनएल को डेबिट कर दिया टू एसेट और इन्वेस्टमेंट कर दी। समझ में आ गया। लेकिन आपने जब बात करी अपस्ट्रीम की, तो सब्सिडरी ने सेल की थी गुड्स और सर्विसेज होल्डिंग कंपनी को, तो उसके प्रॉफिट में दो हिस्से होने चाहिए, एक तो होल्डिंग कंपनी का और एक एनसीआई का, तो दोनों को डेबिट करा और टू एसेट्स और इन्वेस्टमेंट कर दी। इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है तो चेंज इन एनसीआई। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि नेगेटिव एनसीआई भी हो सकता है, दूसरा हमने पढ़ा अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर तीसरा हमने पढ़ा था डिविडेंड का, चौथा पढ़ रहे हैं चेंज इन एनसीआई। देखो चेंज इन एनसीआई का मतलब क्या है, एग्जांपल से पढ़ते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड होल्ड 80% शेयर इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं आपकी कंपनी में 80% शेयर होल्ड करता हूँ तो सीधी सी बात है जो रिमेनिंग 20% है वो एनसीआई है ना। समझ में आ गया सर। अब इफ़ परचेज एडिशनल 10%, मान लो पहले से मेरे पास तो 80% है, अब मैं एडिशनल 10% और परचेस करता हूँ तो मेरी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई, 80 + 10 = 90%। जब मेरी 90 हो गई तो 100 में से जब 90 माइनस करा तो रिमेनिंग 10% एनसीआई हो गए। यानी कि इस बार आप देखोगे जो पुराने एनसीआई थे 20 से घटकर कितने हो गए, 10 हो गए। अब अगर एनसीआई पहले से लाइबिलिटी होती, क्योंकि हम लिखते हैं टू एनसीआई है ना, तो लाइबिलिटी को घटाने के लिए क्या करना है, डेबिट, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने परचेज करा है तो हमारे पास से पैसा चले जाएगा। तो हमने एंट्री क्या करी, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर ऊपर बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे बैलेंस बचता है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब सिचुएशन लेते हैं कि मैंने एडिशनल ख़रीदा नहीं है, मैंने सेल कर दिया 10%। तो पहला मेरे शेयर था 80 का, 10% शेयर हमने सेल कर दिए, तो अब कितने हो गए, 70%। तो मेरा हिस्सा हो गया 70, तो रिमेनिंग कितना हुआ 30%, यानी कि एनसीआई 10% से बढ़ गया। और एनसीआई को और बढ़ाना है तो लाइबिलिटी को और बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो बदले में कहने का मतलब सेल करा तो मेरे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एनसीआई, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको पीएनएल में डाल दो। अब इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है होल्डिंग कंपनी लूजेज कंट्रोल ओवर सब्सिडरी, यानी कि मैं कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ किससे, सब्सिडरी से। बोलता ऑन द डेट ऑफ सेल, अगर मेरा कंट्रोल चले जाता है, कंट्रोल कैसे जाएगा, जब मान लीजिए मेरी शेयर होल्डिंग थी 60%, तो मेरे पास कंट्रोल था। अब कंट्रोल कब जाएगा, जब मेरी शेयर होल्डिंग 50% से कम चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, है ना। तो जैसी कम जाएगी, मैंने कंट्रोल खो दिया, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम में एंट्री पास की थी, कौन सी एंट्री, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एनसीआई, उसको अपोजिट कर देना। क्या कहता है, डी रिकॉग्नाइज कर दो आप नेट एसेट को, जो आपने गुडविल रिकॉग्नाइज करी थी उसको भी डी रिकॉग्नाइज कर दो, जो एनसीआई था उसको भी डी रिकॉग्नाइज कर दो। अब एक नोट दिया है, अगर आप सेल कर देते हैं अपने 100% शेयर, देन देयर वुड नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो आप 100% शेयर होल्ड करते थे किसी कंपनी के, आपने 100 के 100% बेच दिए, तो जब 100 के 100% बेच दिए किसी को, तो एनसीआई तो रहा ही नहीं ना भाई। ठीक है, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने 100 के 100% शेयर सेल कर दिए। और एसोसिएट कब बनता है, जब 20% से लेकर 50% तक की आपकी शेयर होल्डिंग होती है। अब बोलता है कि इफ़ यू आर होल्डिंग इज 100%, ठीक है समझ में आ गया, एंड सोल्ड 60%, देन हियर 60% शुड बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड फॉर द बैलेंस डेबिट द एनसीआई। ये भी समझ में आ गया सर। आपके पास 100% शेयर होल्डिंग थी, आपने 60% बेच दिए, ठीक है, तो आप कितने के मालिक बन गए, आप 60% का तो आपके पास कैश आ जाएगा। 40% जो आपके पास होगा, जो 40% होगा आपके पास में, तो अब आप क्या बन गए, आप बन गए इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बन गए ना। आप तो समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बन गए, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गए, क्योंकि आपके पास अभी भी 40% तो बाकी है ना। ठीक है, तो आप क्या एंट्री करेंगे, लाइबिलिटीज़ को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि कंट्रोल तो चले गया, क्योंकि जैसे 60% बेचे आपने, आप 40% पे आ गए। ठीक है, तो 40% पे आते ही आपके पास कंट्रोल चले गया, तो आपने लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया।
ठीक है। अब लाइबिलिटी को आपने डेबिट कर दिया, एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया, जो पुरानी गुडविल थी उसको भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब डेबिट क्या करेंगे, जो कैश आया 60% के बजाय वो डेबिट करेंगे। ठीक है, वो डेबिट कर दिया आपने। और डेबिट किसे करेंगे, एनसीआई को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो शेयर होल्डिंग थी वो 100% थी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40% के लिए एनसीआई को डेबिट कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंड एस 110 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।